Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we will have the discussing here very important points, very important points. Our point is the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. My dear friend, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी क्या थी, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपनी थियरी प्रोसीड किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट थियरी जो उन्होंने प्रोसीड किया लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड बोला उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स, थर्ड बोला उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सो माय डियर फ्रेंड, इन नियमों को आपको जान लेने के पश्चात आपने देखा कि जो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस का अपना डिस्कशन किया था, उस डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्लियर कर दिया इसका फिनोटिपिक रेशियो और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, वह है आकारकी के आधार पर इनका अनुपात क्या आएगा और जीन के आधार पर इनका अनुपात क्या आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, यदि जीन के बेस पर इनके जो है आकार को देखा जाए, आधार को देखा जाए, तो आसानी पूर्वक ये क्लियर हो जाता है कि जो आकारकी को देख रहे हैं तो 9:3:3:1, 9:3:3:1 ये जीन के बेस पर आया। और अगर जीन को हम बेस न माने, जीन की वाह आकार की, जीन के बेस पर जो सिम्टम दिखाई दिया उसको हमने कहा यह फिनोटिपिक है, और जो जीन के जो कैरेक्टर आए उनको हमने कहा कि जीनोटिपिक है। और इस बात को भी आपको अच्छी तरह से जान लेना, मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल से आपको बता दिया है कि मेंडल के समय में जीन शब्द नाम की खोज नहीं हुई थी। मेंडल ने यह बोला a few factor those are simply within the father and mother, those carried out inside the baby। उन्होंने कहा कि माता और पिता के अंदर कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उनकी संतानों में आते हैं, और संतानों में किस लिए आते हैं, उनके गुणों को लेकर के आते हैं। अभी अब तक तो आपने एक कारक शब्द का प्रयोग देखा, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीन शब्द कहां से आया, और इसमें आपको देखना है कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, अर्थात वंशागत का क्रोमोसोमवाद क्या है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद क्या है। इस थियरी पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने मेंडल की थियरी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और जिन बच्चों को मेंडल की थियरी देखना है, पढ़ना है, वो इस हमारे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर जाकर के मेंडल की थियरी का होल डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी वो हमारे YouTube चैनल पर है। इसमें ऑलरेडी हमने बोल दिया है कि हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, और यहां से मैंने क्लियर किया लाइक विट गेट्स टेंड्स टू द लाइक, माता पिता जैसी ही संतान होती है। लेकिन आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि माता पिता जैसी संतान तो होती है, लेकिन किन कारणों से होती है। इन्हीं कारणों के विषय में सबसे पहले मैं कुछ थियरियों के विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिस थियरी के विषय में कहा गया कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? क्रोमोसोमल थियरी। माय डियर फ्रेंड, सभी लोग ये जानते हैं, आप सब लोग ये कई बार बताया जा चुका है कि आपने पाइसम सटाइवम के केस में देखा, मटर के केस में देखा, स्वीट पी के केस में आपने देखा कि 14 क्रोमोसोम्स थे, मींस 7 पेयर।
सो एट जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आपने देखा कि 46 क्रोमोसोम है, मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स 23 जोड़े गुणसूत्र ये जो है मानव के में पाए जाते हैं। अब आपको देखिए जरा सा, अभी आपको देखने पर कितना जो है इसमें फ्लक्चुएशन शो होगा। जरा सा देखिए आप कि W.S. सटन एंड बवेरी ने 1902 में, W.S. सटन और बवेरी इन्होंने 1902 में सबसे पहले यह बताया कि माता पिता के कैरेक्टर किस प्रकार से संतानों में आते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि माता पिता के कैरेक्टर जो संतानों में आते हैं ये उनके जर्म प्लाज्म से आते हैं। उस जर्म प्लाज्म में कौन से कारक है, कौन से फैक्टर है, कौन से पॉइंट्स हैं जो लेकर के आते हैं, इस विषय में उनका डिस्कशन थोड़ा सा बाद में आया है। इस विषय में जो उन्होंने अपने सिंपल सी थियरी को डिस्कस किया, सिंपल सी थियरी को प्रोसीड किया, उस थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि समजात होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, और कुछ हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम को कहा कि इन्होंने XX है और हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम का दिया कि XY है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर इन द केस ऑफ फीमेल बॉडी। आपने देखा कि फीमेल बॉडी के केस में ये 23 पेयर जो हैं ये XX हैं, इन द केस ऑफ मेल बॉडी 22 पेयर XX हैं, और सिंगल पेयर मींस 23rd पेयर क्रोमोसोम ये XY है। अर्थात 23वां जोड़ा गुणसूत्र ही भिन्न है, 22 जोड़े तो दोनों में सेम है। अगर मेल से हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल से मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं, मेल से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैंने ये कहा कि बाय 22 पेयर सेम है, जबकि फीमेल के केस में देख रहे हैं 23 पेयर वो इक्वल है, ऑटोसोम है, और मेल के केस में देख रहे हैं कि 22 पेयर ऑटोसोम, सिंगल पेयर हेटेरोसोम है, और फीमेल के केस में 23 पेयर ऑटोसोम है। तो बची बात सिंगल पेयर की, वो सिंगल पेयर कहां से आया, मेल से आया। तो मेल का जो सिंगल पेयर XY है, जिसको हमने कहा कि XY है, और इसके विषय मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इंग्लिश के X और Y लेटर के जैसा नहीं होता है, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है। उसी वेरिएशन के कारण उनका नाम जो है X और Y रख दिया गया, X और Y रखा गया, जो माइन्यूट वेरिएशन है, जो थोड़ा सा वेरिएशन है। इस विषय में हमने कहा कि समजात गुणसूत्र हैं, और समजात गुणसूत्र अब आ रहे हैं। समजात गुणसूत्र आने के बाद समजात गुणसूत्र एक पेयर में आ रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, और जब ये जोड़े बना रहे हैं तो इनको हमने कहा कि अब ये जब ये पेयर में आ गए तो ये द्विगुणित हो गए। पेयर में आ गए तो क्या हो गए, द्विगुणित, X और X मिला तो 2X हो गया, N और N मिला तो 2N हो गया, द्विगुणित हो गया। और इसी को मेंडल ने कहा था कि मेंडलीय कार्य, जिन्होंने कहा था कि ये कारक हैं, इसीलिए उस फैक्टर को हम आज कहते हैं कि मेंडलीय कारक है। क्यों? क्योंकि जीन की खोज नहीं हुई। ये थियरी आई है 1902 में, 1902 में आई, और इसी थियरी के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया, जो थियरियां और भी प्रोसीड की गई, उसको हमने कहा कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत है। वंशानुगत क्या, ये क्रोमोसोमल थियरी है। अब क्रोमोसोमल थियरी को हम जेनेटिक थियरी में कैसे लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इस विषय में हम अवगत कराना चाहेंगे। वंशागत से संबंधित सूचनाओं को भौतिक वाहक, भौतिक वाहक मीन्स होता है फिजिकल कैरियर्स, फिजिकल कैरियर्स भौतिक वाहक होते हैं, इनको ले आने के लिए भौतिक वाहक होते हैं, फिजिकल कैरियर होते हैं। अब ये फिजिकल कैरियर क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको शो करने चल रहा हूं। क्रोमोसोम वाद जो है सन 1901 में, 1901 में, यह जो है सबसे पहले कीटों के ऊपर देखा गया, और कीटों में जो है ये 42 जातियों में, लगभग 42 जात के 42 स्पीसीज के जो है कीट्स को देखा गया, इंसेक्ट को देखा गया, और उन इंसेक्टों में यह देखा गया कि इसमें मियासिस सेल डिवीजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अध्ययन के पश्चात ये जो है डिवीजन का होता है, विभाजन का होता है। मॉन्टेगोमरी ने कहा इसके ऊपर, मॉन्टेगोमरी, साइंटिस्ट मॉन्टेगोमरी ने 1902 में सी अर्चिन को लिया, समुद्री घोंघे को लिया, और समुद्री घोंघे को लेकर के इसका अध्ययन किया।
और वो भी ठीक उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर कि सटन और बोवेरी पहुंचे थे। टी और बोवेरी, सटन और बोवेरी पहुंचे थे, ठीक एग्जैक्ट उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमने बताया आपको सटन और बोवेरी। आपको ध्यान देना है कि अभी जीन शब्द नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, अभी जीन नहीं आ रहा है। जीन कब आया? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया। किसने किया? साइंटिस्ट जोहानसन ने किया 1909 में। 1909 में साइंटिस्ट जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया है, जिसके सारे डायग्राम, सारे फिगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, समझिए, जानिए उनको कि जीन शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहले किसी ने किया तो जोहानसन ने किया। और कब किया? मैंने बताया आपको कि 1909 में जीन शब्द का प्रयोग हुआ। अब जब 1909 में जीन आ गया माय डियर फ्रेंड, तो सिंपल सी बात हो गई कि जीन आ गया तो गुणसूत्र पर जीन भी एलोमार्फ के रूप में, एलिलोमार्फ के रूप में पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? एलिलोमार्फ में जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाए तो जा रहे हैं, जीन आ गए और जीन की थियरी में क्लियर कर दिया गया कि ये एलिलोमार्फ में होते हैं, अर्थात ये पेयर में होते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि जीन कभी भी कैरेक्टर को लेकर आ रहा है, लेकिन जीन क्रॉस नहीं करता। क्रॉस करते हैं तो जीन के दो पार्ट एलील क्रॉस करते हैं। अब एलील क्रॉस कर रहा है तो इसीलिए इस थियरी को एलिलोमार्फ की थियरी बोला गया। क्या बोला गया? एलिलोमार्फ की थियरी बोला गया। अब इस एलिलोमार्फ की थियरी में यह देखा गया कि वन पेयर वो मेल से आ रहा है, वन पेयर फीमेल से आ रहा है। एक जोड़े गुणसूत्र मेल से आ रहे हैं तो एक जोड़ा गुणसूत्र जो वो फीमेल से आ रहा है। अगर मेल से आ रहा है तो हमने कहा कि एक्स वाई आ रहा है, और फीमेल से आ रहा है तो मैंने कहा एक्स एक्स आ रहा है। रीजन दिया, लॉजिक दिया मैंने इसका कि मेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फीमेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल तो है, लेकिन लास्ट का पेयर 23rd पेयर वो डिफरेंट है। इसीलिए मैं सिंगल पेयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि 22 पेयर्स ऑटोसोम है और सिंगल पेयर ही हेटेरोसोम है। अगर इसका सिंगल पेयर हेटेरोसोम है, वह हेटेरोसोम XX और XY है, XX और XY है। इसी पर मैं अभी आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि इसी थियरी पर मैं क्लियर करके बताऊंगा। देखिएगा आप लोग कि ये सेक्स क्रोमोसोम होते क्या हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस थियरी को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की थियरी को आगे लेके चलेंगे। आइए देखा जाए, यहां पर देखिएगा आप लोग, जोहानसन ने 1909 में सबसे पहले जीन का प्रयोग किया। किसने किया? साइंटिस्ट जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। आगे आइए, टीएच मॉर्गन, साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन, इन्होंने 1910 में जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक जिस थियरी को मैं बोल रहा हूं, ये जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है। यही थियरी है जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का सिद्धांत जो मैं बोल रहा हूं, जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस जो इन्होंने दिया। अपने जीन की थियरी का जो इन्होंने पूरा प्रोसीड किया, पूरे तरह से इसने एक्सप्लेनेशन दिया किस तरह से एक्स और एक्स और वाई आते हैं। अभी मैं जो है आपको क्रॉस करा करके दिखा रहा हूं, पहले इसकी हिस्ट्री को बता ले, फिर उसके बाद मैं क्रॉस करा करके आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। इस थियरी को दिया इन्होंने 1910 में, जिसके लिए इनको 1933 में, 1933 में, 1933 में नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर नोबेल प्राइज विनर कोई है, अगर नोबेल प्राइज विनर कोई है तो जीन के प्रोसेस में जोहानसन है, जिन्होंने 1933 में नोबेल प्राइज फाइंड आउट किया, पाया। अब आइए देखते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की थियरी पर आइए थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि टीएच मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले ड्रासोफिला को लिया। ड्रासोफिला का जूलॉजिकल नेम है ड्रासोफिला मेलनोगास्टर, ड्रासोफिला मेलनोगास्टर, ड्रासोफिला मेलनोगास्टर को लिया
और एक संकर क्रॉस भी कराया, इसमें द्विसंकर क्रॉस भी कराया। ध्यान से सुनिएगा, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में एक संकर क्रॉस को भी कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी कराया और डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी कराया, एक संकर क्रॉस को भी कराया और द्विसंकर क्रॉस को भी कराया। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, भरद्वाज और सक्सेना की बुक से ये बोल रहा हूं टॉपिक। आप लोग अच्छी तरह से इसको डिस्कस करिएगा, रीड करिएगा। तो यहां पर ये थियरी के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दिया और इसी थियरी को प्रायोगिक आनुवंशिकी का जो है, इसीलिए इनको कहा गया कि ये प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं। क्या कहा गया? टीएच मॉर्गन को कहा गया कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं, क्योंकि इसकी खोज करने का श्रेय टीएच मॉर्गन को जाता है। इसीलिए इनको कहा गया कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब टीएच मॉर्गन का आपने देखा, हमने बता दिया है आपको 1933 में इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे मेंडल के विषय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का सिलेक्शन क्यों किया। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। अब आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों लिया। अरे भाई, ये भी तो कोई रीजन होगा कि ड्रोसोफिला को इन्होंने क्यों लिया। माय डियर फ्रेंड, ड्रोसोफिला के पीछे भी रीजन है। अब क्या रीजन है, जरा सा उस रीजन को एक एक करके देखते हैं कि ड्रोसोफिला आसानी से लैब में जो है इस पर संश्लेषण किया जा सकता है। इस पर सिंथेसिस आसानी पूर्वक ड्रोसोफिला पर की जा सकती है। लैब में ड्रोसोफिला फल मक्खी पर आसानी से सिंथेसिस की जा सकती है, संश्लेषण किया जा सकता है। ड्रोसोफिला अपनी लाइफ साइकिल को सिर्फ 2 वीक्स, हाउ मेनी वीक्स? ओनली 2 वीक्स में कंप्लीट करता है। ड्रोसोफिला अपनी होल लाइफ साइकिल को 2 वीक्स में ही कंप्लीट कर लेता है। एक कारण आपने देखा, अर्थात इनको आगे बढ़ने के लिए लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ 2 वीक्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। अगले टॉपिक पर देखेंगे कि ड्रोसोफिला ही एक ऐसा फल मक्खी मिली जिस पर साल भर प्रजनन कराया जा सकता है। हर में आपने देखा, सभी इंसेक्ट्स में आपने देखा कि सबका एक सीजनल फर्टिलाइजेशन होता है, सभी में एक सीजनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में मैं बता रहा हूं कि ड्रोसोफिला में होल ओवर ईयर, पूरे साल भर आप आसानी पूर्वक इसमें जनन की क्रिया करा सकते हो। तो क्या क्या कमेंट मिले माय डियर फ्रेंड? ड्रोसोफिला में आसानी पूर्वक साल भर जनन कराया जा सकता है। ड्रोसोफिला इसमें मेल और फीमेल को आसानी पूर्वक पहचाना जा सकता है। ड्रोसोफिला में आपने देखा कि लैब में इन पर आसानी पूर्वक जो है इनमें बहुत ही इजी वे में जो है इनको इनकी सिंथेसिस की जा सकती है, इनको नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सिंथेसिस की जा सकती है। और यहां पर आप देखेंगे हमने स्पष्ट कर दिया कि ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं कि मेल है और ये फीमेल है। अगला देखेंगे कि मैंने और भी बताया आपको कि ड्रोसोफिला में विभिन्न प्रकार जो विभिन्नताएं पाई या जो वेरिएशन पाए जा रहे हैं, आसानी पूर्वक इनको सिंपली वे में देख सकते हैं या तो फिर माइक्रोस्कोप से भी इनका विजन किया जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक विजन भी किया जा सकता है और सिंपली विजन भी किया जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप से भी इनको स्टडी में ले लिया जाता है और सिंपल विजन से भी ले लिया जाता है। तो ये टॉपिक होते हैं इनके। टीएच मॉर्गन ने इसीलिए ड्रोसोफिला का सिलेक्शन किया और इसको फ्रूट फ्लाई के नाम से मैंने कहा फल मक्खी फ्रूट फ्लाई के नाम से इनको जाना जा रहा है। अर्थात फलों का कोई न कोई सीजन तो हमेशा हर पूरे साल भर कोई न कोई फलों का सीजन चलता रहता है। तो फलों का सीजन हर साल अगर बना रहता है, पूरे साल भर फल आते रहते हैं। आपने मार्केट लेवल देखा होगा, मार्केट में आपने आसानी पूर्वक देखा होगा कोई न कोई फल कोई न कोई फल हर साल प्रति वर्ष बिकता रहता है। साल में कभी ऐसा नहीं होता इस साल जो है इस महीने में ये फल नहीं बिक रहा है। कोई न कोई फल की वैरायटीज आपको जरूर जो है मिलेगी। तो ड्रोसोफिला यह एक ऐसी मक्खी है जो फल कोई भी कैटेगरी का हो वहां पर आसानी पूर्वक आकर के उपलब्ध हो जाते हैं। और इसीलिए ड्रोसोफिला
का प्रेक्षण आसान है, संतुलन जो है इस पर करना, प्रेक्षण करना, प्रयोग करना इस पर बहुत ही आसान है। तो आपने देखा कि ड्रोसोफिला की थियरी में ये सब डिस्कस किया गया। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ड्रोसोफिला में ये 3 जोड़े, अगर ड्रोसोफिला को हम देखा जाए, ड्रोसोफिला में देख लेते हैं, ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ड्रोसोफिला में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 4 जोड़े क्रोमोसोम में 3 जोड़े माने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान से देखिएगा, इस साइड से चलते हैं पाला छोड़ दीजिएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस साइड से चलते हैं इसको पाला छोड़ दीजिएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अर्थात पाला नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑटोसोम है। क्या है? ऑटोसोम है। और एक जोड़ा जो होता है वो हेटेरोसोम होता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ऑटोसोम है तो वो जो है फीमेल बॉडी में है, और हेटेरोसोम है तो वो मेल बॉडी में है। इस तरह से मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, आपने दोनों बॉडी में देख लिया कि जो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए गए, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसमें जो पाए गए, उसमें मेल और फीमेल अर्थात ऑटोसोम और हेटेरोसोम दोनों प्रकार के गुणसूत्रों का अध्ययन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन बींग्स, जैसे मानव के केस में आपने देखा, ह्यूमन बींग्स के केस में आपने देखा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम है और सिंगल पेयर क्रोमोसोम हेटेरोसोम है। तो आपने देखा कि 22 पेयर जो ऑटोसोम है, जो सिंगल पेयर डिफरेंट कर रहा है, अकेला पेयर जो डिफरेंट कर रहा है, वह अकेला पेयर क्रोमोसोम जो है माय डियर फ्रेंड वो XY है। सो जस्ट लाइक, ठीक इसी प्रकार से आप आइए ड्रोसोफिला में देखिए, मैंने कहा 4 पेयर हैं जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 पेयर ऐसे होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं और पहला ही पेयर इनका हेटेरोसोम होता है। अब आइए कंपेयर कर लीजिए ह्यूमन बीइंग से। माय डियर फ्रेंड, अगर ह्यूमन बीइंग से हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन बीइंग का 23rd पेयर, 23वां जोड़ा वो भिन्न है और ड्रोसोफिला का पहला जोड़ा ही भिन्न है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ड्रोसोफिला का पहला जोड़ा ही भिन्न है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में 23वां जोड़ा भिन्न है। एनीवे, अगर कोई भी जोड़ा भिन्न है तो हम उसी भिन्न जोड़े को ही लेकर के क्रॉस कराएंगे, और अगर हमने भिन्न जोड़े को लेकर के क्रॉस कराया तो यह स्पष्ट हो गया कि अब इससे संकरण कराना आसान है, अर्थात इसमें वेरिएशन मिल गया। अब जीन में वेरिएशन मिल गया, क्योंकि जीन शब्द हमारे नॉलेज में आ गया। अब ये मेंडल के नॉलेज में नहीं था, उन्होंने फैक्टर बोला था, लेकिन जो है आपने देखा जोहानसन ने आसानी पूर्वक ये जीन शब्द को यूज कर लिया, और अब हमारी नॉलेज में वो फैक्टर आ गए, वे कारक आ गए जो जेनेटिक कैरेक्टर को डॉक्टर में ले आने का वर्क कर रहे हैं, जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं फैक्टर को हमने कहा कि यही जीन है। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? अब ये क्लियर हो गया कि जीन ही वे कारक होते हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करते हैं। अब चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स का केस हो, चाहे वो ड्रोसोफिला का केस हो। और ड्रोसोफिला का सिलेक्शन क्यों किया गया, मैंने 4-5 पॉइंट आपको डिस्कस करके बता दिए। इसीलिए ड्रोसोफिला का यूज किया गया, और किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने किया, और मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, और मॉर्गन ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाया जोहानसन की थियरी से, क्योंकि जोहानसन ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपने थियरी में एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया कि जीन क्या होते हैं। इस शब्द ही जीई यानी जीन शब्द ही जोहानसन की देन है। इसके पहले तो आपने देखा कि इसको फैक्टर कहा जाता रहा, इसको कारक कहा जाता रहा। अब यहां पर जीन शब्द का प्रयोग आ गया। एक क्लास 10th के बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे, क्लास 11th के बच्चे अच्छी तरह समझ लेंगे, क्लास 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल क्लास 12th के बच्चों में आपको ध्यान देना है कि इवोल्यूशन निकाल दिया गया, लेकिन हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता का आपको पूरी तरह से स्टडी करना है, पढ़ना। आइए देखते हैं संलग्नता और पुनर्योजन क्या होता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए थोड़ा सा पॉइंट मैंने और किया है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। माय डियर फ्रेंड, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, संलग्नता और पुनर्योजन। संलग्नता और पुनर्संयोजन क्या होता है? संलग्नता और पुनर्संयोजन के विषय में दिया गया कि इसमें जीन शब्द का प्रयोग आ ही चुका है, और यहां पर नंबर ऑफ थाउजेंड्स
हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन हजारों की संख्या में पाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, लेकिन क्रोमोसोम हजारों की संख्या में नहीं पाए जा रहे हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा, जीन तो हजारों की संख्या में पाए जा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम हजारों की संख्या में नहीं पाए जा रहे हैं। गुणसूत्र हजारों की संख्या में नहीं पाए जा रहे हैं। वो लिमिटेड है, वे काउंटेड है, वे लिमिटेड है, वे काउंटेड है, उनकी गणना की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं ये जो है ये हजारों पाए जा रहे हैं। कहां पर पाया जा रहा है? क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा रहा है। जैसे मैं सिंपल सी थियरी बता रहा हूं, विद इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या मैं बताया? विद इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर मानव को लिया जाए, ह्यूमन बींग्स को लिया जाए, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम, सिंगल पेयर हेटेरोसोम है मेल के केस में। फीमेल के केस में ऑल मींस 23 पेयर ऑटोसोम है। अब ये जो 22 जोड़े समजातीय हैं और जो 23वां जोड़ा जो है वो भिन्न है मेल के केस में, और फीमेल के केस में 23 के 23 जोड़े समान हैं, तो उसका एक जोड़ा हम लेते हैं 22+1 करके, और मेल में से लेते हैं 22+1 करके, मींस 22 दोनों में से ले लेते हैं। जो ऑटोसोम है उनको मैं बाहर कर देता हूं, जो हेटेरोसोम है उन्हीं को मैं निकाल लेता हूं। एक्स और एक्स वाई, एक मैंने जो है फीमेल से लिया, एक मैंने मेल से लिया। अब आपको देखना यह है कि ये जो यहां पर आपने देखा कि जो एक गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र पर 30 से लेकर के 40,000 जीन होते हैं माय डियर फ्रेंड। कितने होते हैं? 30 से लेकर के 40,000। 3 से 4,000 मैं नहीं कर रहा, कौन करिए, यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 मीन्स यहां पर आप देखिएगा 30,000 से लेकर के 40,000 जीन जो है ये पाए जा रहे हैं। कहां पर? ये जो है क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। अब जो 3 से जो आपने देखा कि इतने जीन्स होते हैं मनुष्य की कोशिका में, जो मनुष्य के सिंगल सेल में, एक सिंगल सेल में इतने जीन होते हैं। सिंगल सेल में 30,000 से लेकर के 40,000 तक जीन होते हैं, जो 46 गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कितने गुणसूत्रों पर? 46 गुणसूत्रों पर ये जीन स्थित होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यही वे जीन हैं जो माता पिता के कैरेक्टर को संतानों में लेकर के आएंगे। अर्थात 30,000 से लेकर के 40,000 ऐसे जीन हैं जो माता पिता के गुणों को संतानों में ले आने का कार्य करेंगे, ले आने का कार्य करते हैं, जिसके कारण लाइक विद गेट्स टेंड्स टू द लाइक, माता पिता जैसी ही संतान होती है। तो संतान माता पिता जैसी ही होती है, कह तो दिया गया, लेकिन कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा। यही जीन जो है, ये जीन पैरेंटल कैरेक्टर को डॉक्टर में ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों की ही सहायता से लेकर के आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। मैं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की सहायता से आ रहे हैं। अब इसी पर मोर्गन ने क्या किया था, जरा सा उनके एक्सपेरिमेंट को आपको मैं थोड़ा सा अध्ययन करना चाहता हूं कि 1906 में इन्होंने लिया ड्रोसोफिला को लिया, और ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को लिया, और उन्होंने F1 और F2 दो जनरेशन का क्रॉस कराया। F1 के क्रॉस में देखिए क्या कराया उन्होंने, F1 के क्रॉस में ड्रोसोफिला में दिया, उन्होंने कहा कि BBLL, जैसे आपने मटर के केस में देखा था, मेंडल ने कहा था कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। यहां पर आप क्या देख रहे हो, इन्होंने कहा कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल L क्रॉस बाय स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। तो फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में जो देखने को रेशियो मिला वह है 1:1:1:1, अर्थात 100% जितने भी इंसेक्ट आए सब एक जैसे आए, बट इम्प्योर आए, अशुद्ध आए। अभी शुद्धता नहीं आई, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर गया माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर गया। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर चलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर चले, हम सेकंड क्लास में आए तो देखा गया कि जो चेकर बोर्ड बनाते हैं हम वो 16 जो है 16 ब्रैकेट का चेकर बोर्ड हम बनाते हैं, और जो चेकर बोर्ड से देखा गया 7:1:1:7। आप काउंट करिए 7 7 14 to 16,
क्लियर हो गया? तो सेकंड जनरेशन में आ गए 7:1:1:7। ये आया ड्रोसोफिला के केस पे। अब आप देखिए ड्रोसोफिला का केस ये दिखाया गया। इस एक्सपेरिमेंट को टीएच मॉर्गन ने किया और यह क्लियर कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को करके कि किस तरह से यह जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस किस तरह से होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी इन गैमीट्स कैसे होती है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कैसे चलता है, युग्मक कैसे शुद्ध होते हैं, कौन से शुद्ध युग्मक कहां भागते, कौन से अशुद्ध युग्मक कहां भागते। अब इसको क्रॉस में हम लेके चले रहे हैं, तो हम लेके चल रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। डाइहाइब्रिड क्रॉस में लेके चल रहे हैं तो हमको सिंपल सा प्रोसेस मिला। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम जा रहे हैं कि जहां पर हम दो जो है गुणों को लेंगे और दो गुणों को लेकर मेंडल ने अपने जो थर्ड रूल में बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में बताया कि हर गुण एक दूसरे के ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र तो होता है, लेकिन क्या स्वतंत्र होता है माय डियर फ्रेंड? आप यहां पर देखिए, स्वतंत्र होता है तो जीन स्वतंत्र होता है। और किसके ऊपर स्वतंत्र होता है? क्रोमोसोम के ऊपर स्वतंत्र होता है। ये किसके ऊपर स्वतंत्र होता है, फ्री होता है? अगर ये फ्री होता है तो ये किसके ऊपर होता है? अगर ये फ्री होता है तो जीन के ऊपर फ्री होता है। और जीन में आपने देखा कि इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 46 पेयर है। सेम एज लाइक ड्रोसोफिला के केस में भी आपने देख लिया। ड्रोसोफिला के केस में आपने क्या देखा कि ड्रोसोफिला के केस में 4 पेयर थे। 4 पेयर में पहले पेयर को मैंने छोड़ा है, सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 पेयर ऐसे हैं जो कि ऑटोसोम है और अकेला पेयर जो है, पहला पेयर ही जो है वो हेट्रोसोम है। और उस हेट्रोसोम को जो पहला पेयर ही हेट्रोसोम है उसी पर ये सब कैरेक्टर आ रहे हैं। उसी पर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा, उसी पर हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखा, उसी पर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखा, उसी पर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखा और उसी पर हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखा। ये मैंने आपको इनहेरिटेंस की पूरी थियरी आपको बता दिया कि यहां पर वेटसन और पुनेट ने 1906 में लैथाइरस ओडोरेटस एक पौधा है जिसके अंदर फ्लावर के कलर नीले और व्हाइट कलर के होते हैं और ये लंबे हैं और इनमें जो है आसानी पूर्वक भी ये रिजल्ट देखा गया, सेम एज लाइक रिजल्ट देखा गया। तो अगर ये सेम एज लाइक रिजल्ट देखा जा रहा है तो सेम एज लाइक रिजल्ट जो 1906 में पुनेट ने देखा, ये पुनेट का भी रिजल्ट सेम एज है, सेम एज आया पुनेट का रिजल्ट 1906 में। पुनेट का जो रिजल्ट आया सेम एज लाइक आया, सेम 1:1:1 एंड 7:1:1:7 ये पुनेट का रिजल्ट भी आया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। उधर टीएच मॉर्गन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, उधर पुनेट ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। इस तरह से ये आपने अच्छी तरह से देख लिया कि चाहे हम स्वीट पी को लें, मटर को लें या ड्रोसोफिला को लें, या हमने कहा कि हम एक पौधे को ले रहे हैं लैथाइरस ओडोरेटस एक प्लांट को ले रहे हैं और यहां पर प्लांट को लेकर के हमने डिस्कस कर दिया कि इस पौधे में भी देखा गया कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर आपने देख लिया कि इनका भी रिजल्ट सेम एज लाइक आया। अगर डोमिनेंस के केस में जाते हैं तो 1:1:1 आता है और अगर हम जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जाते हैं तो 7:1:1:7 आता है। इस तरह से रेशियो दोनों जो है वहां भी 16 आ रहा है, यहां भी 16 आ रहा है, बट वहां पर मेंडल के रेशियो में आया है 9:3:3:1 और यहां पुनेट के रेशियो में आया है 7:1:1:7। अर्थात यहां पर भी 16 आए और उसमें भी 16 आए, दोनों में 16 ही आ रहे हैं। इस तरह से ये थियरी को देखा गया और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ध्यान से नोट करिएगा और एक सिंपल से फार्मूले के विषय में आपको डिस्कस करना चाहता हूं। अब आप अगर इसको नोट कर लिए हो, हम इस थियरी को यहां पर इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद अब हम आपको कुछ आगे की थियरी के विषय में बताना चाह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिएगा, अब मैं कुछ विशेष थियरियों के विषय में अध्ययन कराने चल रहा हूं आपको, जिसमें मैंने कहा है अभी आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस थियरी को प्रूव करके दिखाऊंगा। अब मैं उस थियरी को प्रूव करने चल रहा हूं। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि पुनर्संयोजन की आवृत्ति, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे पुनर्संयोजन की आवृत्ति। पुनर्संयोजन
की आवृत्ति, पुनर्संयोजन की आवृत्ति इज इक्वल टू, ये देखिएगा, पुनर्संयोजन की आवृत्ति, फिर से संयोग करने की आवृत्ति इज इक्वल टू पुनर्संयोजनों की संख्या, क्या कहा मैंने, पुनर्संयोजनों की संख्या, पुनर्संयोजनों की संख्या, संयोजनों की संख्या, यहां पर हमने कहा कि पुनर्संयोजनों की संख्या है, और अपान पुनर्संयोजनों की संख्या, माने कितना संयोजित हो रहे हैं, पुनर्संयोजनों की संख्या अपान संतत की कुल संख्या, संतत की कुल संख्या, संतति, संतत की कुल संख्या। अब आपने देख लिया पुनर्संयोजकों की, पुनर्संयोजन की आवृत्ति कितनी बार दोहरा रहा है, अगर आवृत्ति आप देख रहे हैं कब ये दोहरा रहा है, उसकी आवृत्ति देखना चाहते हैं तो पुनर्संयोजनों की संख्या अपान संतत की कुल संख्या। इस फार्मूले से आप आसानी पूर्वक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस फार्मूले से आप इसको आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड, अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं, सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं कि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, लिंग निर्धारण कैसे होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन के विषय में स्टडी करें तो मैं आपको एक थोड़ी सी थियरी को, थोड़ा सा आपको मैं जरा सा आपको बाहर ले चलने का प्रयास करता हूं। इन होल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व जगत में, मैं ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से होल ओवर वर्ल्ड के विषय में डिस्कस करने चल रहे हैं। यहां पर देखा यह जा रहा है कि किसी देश में या किसी देश के किसी प्रांत में स्त्रियों की संख्या अधिक है तो पुरुषों की संख्या कम, कहीं पर पुरुषों की संख्या अधिक है तो स्त्रियों की संख्या कम। बट अगर पूरा ऑल ओवर रेशियो देखा जाए तो पता यह चलता है कि स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात लगभग स्थिर है। स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात लगभग स्थिर है। अगर स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है तो क्यों स्थिर है, आइए इसके विषय में डिस्कस किया जाए। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अब इसके विषय में डिस्कस करने चल रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप देखिए जरा सा कि स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात कैसे स्थिर है, जिसको हमने कहा कि ये सेक्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसको हमने कहा कि लिंग निर्धारण है। क्या कहा मैंने, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन है। माय डियर फ्रेंड, आप जिस पर आपको इजी वे समझ में आए आप उसी पर बताइए, मैं उसी पर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। आइए सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के केस में एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 46। 46 को हमने डिवाइड कर दिया माय डियर फ्रेंड, ये हो गया 23 पेयर। 23 पेयर हो गए ना। अब 23 पेयर में इसको हमने पेयर में डिवाइड किया है, 23 पेयर हो गया। कितना हो गया, 23 पेयर हो गया। 23 पेयर माने 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर में हमने डिवाइड किया। अब इस 23 पेयर को आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने लिखा है 22 + 1x, इसको हमने लिखा 22 + 1xy, 22 + 1x, 22 + 1xy। माय डियर फ्रेंड, 22 46 46 हो गया ये, सॉरी 22 44 44 + 45 46 यहां भी हो गया। यहां देख लीजिए 22 हो गया ये, 22 44 22 × 44, 22 44 44 1 45 1 46। अब पेयर में आइए देखते हैं, 22 पेयर धन 1 पेयर 23 पेयर, 22 पेयर धन 1 पेयर 23 पेयर। चाहे वो मेल से लीजिए या फीमेल से लीजिए। मेल के केस में भी 23rd पेयर है, फीमेल के केस में 23rd पेयर है। क्लियर है ना, 23rd पेयर दोनों में है कि नहीं है ना। अब हम 23rd पेयर में जो हेटेरोसोम है उन्हीं को बाहर निकाल लेते हैं। यहां से हमने XY को बाहर निकाला, यहां से हमने XX को बाहर निकाला, अर्थात हमने लिया यहां पर ये फीमेल का केस है, हमने फीमेल बॉडी में लिया X और X, और मेल से हमने लिया X और Y। माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा कि ये जीन है, यहां पर ये मेल के केस से लिया हमने। माय डियर फ्रेंड, मैंने ये कहा कि ये जीन है और जीन कभी भी क्रॉस नहीं करता, क्रॉस तो करते हैं एलील। आइए एलील को क्रॉस किया जाए। जीन को डिवाइड कर दिया हमने एलील में,
ये हो गया x, ये हो गया x, यहां पर डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो गया x और ये हो गया y। अब आप देखिएगा 22 दोनों में सेम है, इसलिए ऑटोसोम था, इसलिए हमने इसको टच नहीं किया। ऑटोसोम था, टच नहीं किया गया इसको। अब आप देखिएगा लास्ट में इसको हम फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑटोसोम है। यहां पर आप देखिएगा इसका क्रॉस हम ले रहे हैं, x का क्रॉस x से लिया तो x का क्रॉस y से लिया तो x का क्रॉस x से लिया तो हो गया x का क्रॉस y से लिया हो गया xy। माय डियर फ्रेंड, अब देखिए x अर्थात ये 25% x, ये 25% x, मींस टोटल हो गया 50% x। माने 50% क्या निकल गए? फीमेल निकल गए। क्या निकल गया 50%? ये हो गया फीमेल। क्या हो गया? ये हो गया फीमेल। और माय डियर फ्रेंड, अगर ये फीमेल हो गए तो मेल कितना हुए? ये हो गया 25% और ये हो गया 25%। अब टोटल ऐड कर दीजिएगा, 25 हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा मेल। अब आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड कि यहां पर जो रेशियो हमने निकाला है वह रेशियो हमारा सिंपल सा रेशियो बता रहा है कि 50% ये फीमेल है और ये 50% ये जो है ये क्या है? ये मेल है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब होल ओवर वर्ल्ड में इनके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आई, मैं होल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, होल ओवर वर्ल्ड में इनके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आई, 50% फीमेल और 50% मेल, जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, तो क्या किसी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात भिन्न हो सकता है? लगभग बराबर होंगे, लगभग बराबर होंगे। अब आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन आ रहे हैं कि भाई फला को 7 लड़के हैं 1 लड़की है, फला को 7 लड़कियां हैं 1 लड़का है। माय डियर फ्रेंड, अगर किसी के पास नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ बॉयज कम है, किसी के पास नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कम है। अगर सबको मिलाकर के सिंपल सा रेशियो निकाला जाए, दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे, दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। यही रीजन होता है होल ओवर वर्ल्ड में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात वो लगभग स्थिर बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, ना तो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन की थियरी को बनाया, ना तो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन की थियरी में कोई छेड़छाड़ किया। जो सेक्स डिटर्मिनेशन की थियरी इन थियरियों पर चल रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस पर चल रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर चल रही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर चल रही है, उन्हीं थियरियों को बेस मान करके हमने आगे बढ़ा है। और उन्हीं थियरियों को बेस मान करके डॉक्टर आर्यल कोटपाल ने अपनी बुक में लिखा, डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे ने अपनी बुक में लिखा, और उन्हीं को आधार मान करके भारद्वाज सिंघल ने भी लिखा। डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर सिंघल ये सब ऐसे लेखक, ऐसे राइटर हैं जिन्होंने एक बुक से नहीं कई बुकों का मुताला करके, कई बुकों का अध्ययन करके तब जाकर अपनी अपनी एक बुकों को इन्होंने स्टडी किए, इन्होंने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर ये प्रोसीड किया, पब्लिश किया। और इन्हीं का निष्कर्ष मैं अलीमुद्दीन से कादरी आज मैंने आपके सामने रखा कि होता है सिंपल सा पॉइंट कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कि गुणसूत्रों का जो ये सिद्धांत चल रहा है, आनुवंशिकता का जो ये सिद्धांत चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है। एट लास्ट मैंने ये क्लियर कर दिया कि जितने नंबर ऑफ मेल है वो नंबर ऑफ फीमेल के इक्वल। माय डियर फ्रेंड, इस बात का भी ध्यान रखें कि मैं ओनली सिर्फ ह्यूमन बीइंग के केस की बात नहीं करता, मैं अलीमुद्दीन से कादरी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहा हूं कि ओनली ह्यूमन बीइंग से केस में ऐसा होता है, नथिंग। मैं अलीमुद्दीन से कादरी ये बता रहा हूं कि इस होल ओवर वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें मेल और फीमेल का रेशियो अगर आप निकालेंगे, मेल और फीमेल का रेशियो आप निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट दोनों के रेशियो जो है वो समान मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात मिलेगा उनमें। और यही निश्चित अनुपात ही जो होता है यही है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रों की
थियरी जो है, गुणसूत्रों का सिद्धांत जो है वो किसका है? आनुवंशिकता का जो गुणसूत्रों का सिद्धांत है, उस आनुवंशिकता के गुणसूत्रों के सिद्धांत को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट तथ्य सामने आ जाता है। कई साइंटिस्टों ने, मैंने अभी अभी तमाम साइंटिस्टों के नाम बताए, तमाम वैज्ञानिकों के नाम बताए और तमाम वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने शो किया, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लास्ट में जाकर के सेक्स डिटरमिनेशन पर आए, जब लिंग निर्धारण पर जब हम आए तो वहां पर हमने ये क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल। ये नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल लगभग जनसंख्या में एक दूसरे के बराबर है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस थियरी को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार खूब ध्यान से सुनिए, समझिएगा। मैंने कहा क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th ऐसे बच्चों के लिए मैंने कहा कि अब मेरी कोई थियरी ऐसी नहीं है जो कि बोला जाए और आपको जो है डिस्कस करने के लिए जाए। माय डियर फ्रेंड, आपका बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है, उसको ध्यान में रख करके सारी थियरियां बोली जा रही हैं, जिसको आप लोग आसानी पूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार सुन करके समझ करके लिखिए, नोट बनाइए। इसका नोट बनाने के बाद फिर आप आगे इसके विषय में सोचिए। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे चैनल पर जितने वीडियोज हैं आप लोग टोटल वीडियोज को स्टडी करिए, देखिए, समझिए। और सारे वीडियोज मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि एक बुक से नहीं बनाए गए हैं, कई बुकों से सर्च करके एक एक पॉइंट को सर्च करके आपके सामने रखा गया है, बोला गया, समझाया गया। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, उसका नोट प्रिपेयर करिए। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी इसी बिंदु के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट डे होगा, तब तक के लिए थैंक यू।